जैसे जब टाइम मिलेगा तब करके भेजना। ओ माय गॉड मैम, कितनी बिजी हैं आप। टाइम मिलेगा सर, आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी अपने टेस्ट के लिए। हमारे पास और भी टीचर्स के टेस्ट हैं, वो भी करके भेजने हैं। चलो ठीक है। ठीक है, हमने देखा था कि 9 तरह की सब्सिडरी बुक्स होती हैं। कैश बुक, जो कि हम कर चुके हैं। परचेज बुक, इसको हमने कल देखा था कि कैसे बनाते हैं। सेल्स बुक, इसको हमने कल देखा था कि कैसे बनाते हैं। आज हमें क्या क्या देखना है, हमें ये सीखना है कि परचेज रिटर्न बुक ये कैसे बनती है। सेम वैसे ही बनेगी जैसे परचेज बुक और सेल्स बुक बन रही है। यहाँ फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं होगा किसी भी बुक में। हर हर सब्सिडरी बुक का फॉर्मेट एक ही जैसा होगा। ठीक है, और बनाने का तरीका भी लगभग एक ही जैसा होगा। फिर सेल्स रिटर्न बुक देखनी होगी। कैश बुक का अलग होता है। हाँ, कैश बुक का अलग होता है, इसीलिए तो उसका चैप्टर ही अलग था। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है। इसके अंदर जितनी टाइप्स की कैश बुक होती है उनका अलग अलग फॉर्मेट होता है। ठीक है, इसीलिए तो इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगा था और इसको अलग से पढ़ना पड़ा था बिल्कुल डेडिकेटली। फिर बीआर बुक और बीपी बुक देखना है, और फिर अंत में जनरल प्रॉपर देखना है। ठीक है, ज्यादा नोट इस चैप्टर का नहीं लेना है अभी। जब मतलब मेरे करवाने के बाद आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे घर पे, एक बार प्रैक्टिस तो करेंगे इस चैप्टर की, तो अभी प्रैक्टिस कर लेना और फिर सीधे एग्जाम के वक्त इसके क्वेश्चंस लगा लेना। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस सफिशिएंट। नॉर्मल में और जनरल प्रॉपर में अंतर क्या होता है? नॉर्मल जर्नल में और इस जनरल प्रॉपर में ये अंतर है कि जैसे कि कल बताया था मैंने आपको कि आपका जो जर्नल प्रॉपर होता है इसमें सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे जो इन 7 में से किसी भी सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए हैं। केवल वो ट्रांजैक्शंस इस जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होंगे जो इन 7 में से किसी भी बुक में कवर ना हुए हों। ठीक है, इन 7 बुक्स में कौन कौन सी चीजें कवर होती है वो आपने कल सीखा था। ठीक है, जैसे कैश बुक का सीखा था, कैश बुक में क्या कवर होता है, केवल कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शंस। पर परचेज बुक में क्या करे होता है, क्रेडिट परचेजेस आती है। सेल्स बुक में क्या आता है, क्रेडिट सेल्स आता है। परचेज रिटर्न बुक में परचेज रिटर्न आता है। सेल्स रिटर्न बुक में सेल्स रिटर्न आता है। बीआर बुक में बीआर आते हैं, जितने भी बीआर आपने आपको मिले हैं। और बीपी बुक में जितने बीपी आपने दिए हैं वो आता है। ठीक है, तो इन 7 के वो ट्रांजेक्शंस जो कि इन 7 में से किसी भी बुक्स में कवर नहीं हो पाए वो कवर होंगे जर्नल प्रॉपर में। और जर्नल में क्या होता है, हर एक ट्रांजैक्शन कवर होता है, हर एक ट्रांजैक्शन और इवेंट रिकॉर्ड किया जाता है जो कि बिजनेस में अकर करता है। ठीक है, चलो क्लियर है ये बात। तो इसका नाम प्रॉपर रखने के जगह सिर्फ नॉर्मल जर्नल रख देते हैं, बात तो वही है। हाँ, तो डिस्टिंक्शन कैसे करती फिर कि किस जर्नल की बात हो रही है, सब्सिडरी बुक्स वाले जर्नल की बात हो रही है या हमारे जर्नल चैप्टर की बात हो रही है, इसलिए कुछ तो डिस्टिंक्शन करना था ना। तो जर्नल की जगह जर्नल प्रॉपर रखा गया इसको। ठीक है, चलो अब हम लोग परचेज रिटर्न बुक देखते हैं कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये वाला क्वेश्चन उठाते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द परचेज रिटर्न बुक ऑफ श्री गोविंद। तो श्री गोविंद जी हैं, उनकी परचेज रिटर्न बुक मुझे बनानी है। ठीक है, तो पहला ट्रांजेक्शन कौन सी तारीख को हो रहा है, 15 अप्रैल 2020 को। तो यहां डालते हैं 2020 और अप्रैल 15। ठीक, रिटर्न गुड्स टू रामकृष्ण एंड सन्स। तो हमने रामकृष्ण एंड सन्स जो है, रामकृष्ण एंड सन्स जो है उनको गुड्स रिटर्न किए हैं। उनको कुछ रिटर्न क्यों किए होंगे मैम, क्योंकि जरूर हमने उनसे कुछ खरीदे होंगे तभी उनको रिटर्न कर रहे हैं ना। सही बात है कि नहीं है। रामकृष्ण एंड सन्स, रामकृष्ण एंड सन्स को हम गुड्स रिटर्न क्यों कर रहे हैं, उनसे गुड्स खरीदे होंगे तभी उन्हें गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, तो ये परचेज रिटर्न हुआ ना। तो रामकृष्ण एंड सन्स को हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, तो बस यहाँ नाम लिख दो, जैसे कि परचेज बुक और सेल्स बुक में करते थे कि हम पार्टी का नाम लिखा करते थे, वैसे यहाँ पे भी पार्टी का नाम लिख दो। क्या नाम है, रामकृष्ण एंड सन्स।
कितने रुपए का सामान इनको वापस किया, 2,000 रुपए का सामान वापस किया, उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो ठीक है 2,000 रुपए का सामान वापस किया है और 10% का ट्रेड डिस्काउंट है तो वो लेस कर दिया जाएगा। 2,000 का 10%, 200 रुपए, ये कितना होगा 1800। चलो सेकेंड ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या है। 20 अप्रैल को हमने रिटर्न किए गुड्स गोपाल सन्स को 5,000 रुपए के, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू सैंपल नहीं थे, ठीक है, जो सैंपल उन्होंने भेजा था उसके अकॉर्डिंग ये गुड्स नहीं थे, तो इनको 5,000 रुपए के गुड्स लौटा दिए। तो अप्रैल 20 को क्या किया है, गोपाल सन्स को 5,000 रुपए के गुड्स लौटा दिए। तो इसमें कोई एडजस्टमेंट करनी है, कुछ ना ऐड करना है ना लेस करना है, तो इसको सीधे यहां लिख देते हैं अमाउंट कॉलम में, ठीक है। इसके बाद हमारे ट्रांजेक्शन खत्म हो गए इस सवाल में, और कोई ट्रांजेक्शन है नहीं, तो अब क्या करते हैं, सीधे इसको टोटल कर देते हैं, ये हो जाएगा 6,800, ठीक है। और परचेज रिटर्न अकाउंट, ये आप क्या करती हैं, इसको क्रेडिट करती है कि डेबिट करती है जर्नल में, परचेज रिटर्न क्रेडिट किया जाता है ना, तो यहां लिख दो बस इसके सामने परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, यानी परचेज रिटर्न कितने से क्रेडिट किया जाएगा आपका 6,800 रुपीज का, क्यों, क्योंकि आपने नेट 6,800 रुपीज की परचेज रिटर्न की है, ठीक, क्लियर है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। सर अब इसमें कहाँ दिक्कत होगी, तो बस कॉपी पेस्ट कर रहे हैं लग रहा है क्वेश्चन से। हाँ मैम, ये सवाल बिल्कुल वैसे ही है कि आप कॉपी पेस्ट करिए, बस कॉपी पेस्ट करना है एक फॉर्मेट में, एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट है उसमें कॉपी पेस्ट करना होगा, ठीक है। अच्छा, इसके फॉर्मेट की बात करें तो सबसे पहला कॉलम यहाँ भी डेबिट का है, डेट का है, फिर पर्टिकुलर्स, और उसके बाद ये डेबिट नोट नंबर का कॉलम है, किसका, डेबिट नोट नंबर का कॉलम है, ठीक है। आपने परचेज बुक और सेल्स बुक की थी तो उसमें इनवॉइस नंबर का कॉलम था, ये डेबिट नोट नंबर की जगह क्या इनवॉइस नंबर का कॉलम था, लेकिन यहाँ पे डेबिट नोट नंबर का कॉलम है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो बस क्या कहते हैं कॉलम है, फॉर्मेट है। डेबिट नोट होता क्या है, अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा, जब भी हम गुड्स वापस करते हैं ना किसी को, ठीक है, मान लो ये ए है और ये बी है, तो ए ने बी ने ए से गुड्स खरीदे हैं, ठीक है। जब भी ये अपने खरीदे हुए गुड्स इसको वापस करेगा ना, जब भी अपने खरीदे हुए गुड्स, ये बी जो है ये अपने गुड्स जब वापस करेगा इसको, यानी परचेज रिटर्न करेगा, तो परचेज रिटर्न करते वक्त बी क्या करेगा, इसको साथ में एक नोट इशू करेगा, एक डॉक्यूमेंट सर्टिफाइंग कि मैं इतने इतने रुपए का गुड्स तुम्हें वापस कर रहा हूं, ठीक है। तो वो नोट क्या होगा, डेबिट नोट होगा, ठीक है, उस नोट को क्या कहा जाएगा, डेबिट नोट। और जब इसको गुड्स मिल जाएंगे ए को, तो ये कंफर्मेशन करने के लिए कि मुझे इतने रुपए के गुड्स मिल चुके हैं, तो ये बी को एक नोट इशू करेगा, वो कौन सा नोट होगा, क्रेडिट नोट, ठीक है, क्लियर है बात। क्रेडिट नोट फिर से बता दीजिए। बी जब गुड्स वापस कर रहा है ए को, तो ये डेबिट नोट इशू करेगा, मतलब गुड्स के साथ साथ एक डेबिट नोट भेजेगा, ठीक है, एक तरीके से का कागजी कॉलम, कागजी चीज होती है, ठीक है, बिल्कुल इनवॉइस जैसी। अरे ये बताने के लिए कि इतने इतने रुपए का मैं तुम्हें गुड्स वापस कर रहा हूँ, उसमें इसके सिग्नेचर वगैरह होंगे, ये सब चीजें होंगी, ठीक है, मैंने तुमसे उस दिन इतने इतने रुपए का सामान लिया था, इसमें से मैं तुम्हें ये सामान वापस कर रहा हूँ, ठीक है, कृपया, डेबिट हुआ ना, हाँ ये डेबिट नोट हुआ, ठीक है, कृपया करके मेरे पैसे वापस कर दो, ठीक है। जब ए को सामान मिल जाएगा तो वो इसको क्या करेगा, एक क्रेडिट नोट इशू करेगा, ठीक है, वैसे ही एक कागज बना के ये साइन वाइन करके भेजेगा, ठीक है मुझे तुम्हारे गुड्स मिल गए, ये 5,000 ये जो तुम्हारे 5,000 रुपए इसके बनते हैं, ये मैं कुछ दिनों में तुम्हें सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्रेडिट नोट में लिख के भेजेगा, ठीक है। तो यहां पे डेबिट नोट नंबर का क्या मतलब है कि बी जो परचेज रिटर्न कर रहा है ना, तो डेबिट नोट इशू कर रहा है उसके साथ, तो उस डेबिट नोट का नंबर क्या है वो आपको लिखना है। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड हो, ठीक है, कि जैसे राम कृष्ण एंड सन्स को हमने परचेज रिटर्न किया और परचेज रिटर्न के साथ हमने
जो परचेज रिटर्न किया है उसके साथ हमने डेबिट नोट नंबर ये वाला इशू किया है, तो बस वो डेबिट नोट नंबर हमें यहाँ लिखना होगा। जैसे हम इनवॉइस नंबर नहीं लिखा करते थे, वैसे यहाँ डेबिट नोट नंबर लिखना पड़ेगा। गोपाल चंद को हमने परचेज रिटर्न किया, इतने रुपए का सामान लटाया, तो उसका इन डेबिट नोट नंबर है समथिंग समथिंग, तो वो यहाँ लिख देंगे कॉलम में। ठीक है, जैसे डेबिट नोट नंबर है 254 रामकृष्ण एंड सन्स का, तो यहाँ लिख देंगे बस 254। और गोपाल सन्स का है जैसे 380, तो यहाँ लिख देंगे 380। ठीक है, मतलब डेबिट नोट का सिर्फ एक ही काम होता है, परचेज रिटर्न वाला? हाँ डेबिट नोट का यही काम होता है, वो एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है कि आपको जो सेंड करना होता है परचेज रिटर्न के बाद। ठीक है। अगर उसका नंबर मेंशन होगा तो वो यहाँ पे आपको लिखना होगा इस कॉलम में, डेबिट नोट नंबर कॉलम में। ठीक है, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर ये 5 वाला हो गया, 6 वाला आपके लिए होमवर्क। ठीक है, इस चैप्टर में भी 3 क्वेश्चन हो गए आपके लिए होमवर्क में, 2, 4 एंड 6। ठीक है, 2, 4 एंड 6 इस चैप्टर में भी आपके लिए होमवर्क में हो गए हैं। और 2, 4, 6 के साथ याद रखो एक और हो गया 8 भी। ठीक है, 2, 2, 4, 6, 8 ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको सेंड किए हैं ये आपको होमवर्क में करने होंगे इस चैप्टर से भी। बीआरएस वगैरह का तो होमवर्क पहले से ही है, और टेस्ट भी है बीआरएस का वो जो सेंड करना है। साथ ही साथ कैश बुक और जीएसटी का पेंडिंग चल रहा है बहुत समय से, बहुत काम है मैम आपके पास। चलो, कह रहा है प्रिपेयर सेल्स रिटर्न बुक इन द बुक्स ऑफ लाल एंड कंपनी दिल्ली फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। तो लाल एंड कंपनी है जिसका हमें सेल्स रिटर्न बुक बनाना है। ठीक है, तो अब सेल्स रिटर्न बुक बनाएंगे, तो सेल्स रिटर्न बुक बनाते वक्त बस चेंज क्या करना है, यहाँ पे डेबिट नोट नंबर की जगह क्रेडिट नोट नंबर लिखना है, क्योंकि आप समझ ही सकती हैं कि जब हमारे पास सेल्स रिटर्न आ रहा है तो हमें क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका नंबर यहाँ लिखा जाएगा। ठीक, बाकी चीजें वही, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डिटेल्स और अमाउंट। 2020 अप्रैल 6, गुड्स रिटर्न बाय गंगा प्रसाद एंड कंपनी दिल्ली। ठीक है, गंगा प्रसाद दिल्ली ने क्या किया है, आपको सेल्स रिटर्न किया है। उन्होंने गुड्स रिटर्न किए, इसका मतलब क्या है, उन्होंने सेल्स रिटर्न किया, आपके पास गुड्स वापस आए हैं। ठीक है, एक सेकंड, हाँ ठीक है, तो लिखते हैं 2020 अप्रैल 6 किसने गुड्स लौटाए हमें, गंगा प्रसाद दिल्ली। प्रसाद एंड कंपनी दिल्ली। और क्या क्या सामान लौटाया उन्होंने ये देखते हैं। तो उन्होंने 2 टेबल फैन लौटाए हैं, 1000 रुपए का एक टेबल फैन था। ठीक है, 2 टेबल फैन लौटाए हैं, 1000 रुपए का एक टेबल फैन था, और उसके बाद उसके ऊपर 5% का ट्रेड डिस्काउंट है। तो 2 टेबल फैन एट द रेट 1000 रुपए ईच। तो कितने रुपए खर्च किए होंगे हमने टेबल फैन के ऊपर, मतलब टेबल फैन के लिए 2000 रुपए अब हमें इसको वापस करने पड़ेंगे। लेकिन सौभाग्य से इनके ऊपर क्या था, ट्रेड डिस्काउंट भी था, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा, उतना पैसा हमें कम वापस करना पड़ेगा। कितना था, 5% का। तो 2000 का 5%, 100 रुपए, 1900 क्या हुआ आपका, अमाउंट आ गया बाहर। प्रभात इलेक्ट्रिकल्स आगरा ने रिटर्न किया डिफेक्टिव रूम कूलर 4250 के। ठीक है,
अप्रैल 12, प्रभात इलेक्ट्रिकल्स आगरा। इन्होंने क्या रिटर्न किया आपको? 4,250 रुपए के डिफेक्टिव रूम कूलर्स रिटर्न किए हैं। 4250, ठीक है। अब हम इसको ऐड करते हैं, 1900 प्लस 4250 कितना होगा? 6150। नहीं, कितना होगा? ट्रेड डिस्काउंट में 15% था, हमने केवल 5% निकाला। थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पे। ट्रेड डिस्काउंट 15% था, तो 2000 का 15% होगा 300 रुपए, ठीक है। तो 300 रुपए होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 1700। 5950 होगा फिर ये आपका, ठीक है। और इसके सामने क्या लिखा जाएगा? सेल्स रिटर्न, क्योंकि सेल्स रिटर्न बुक आप बना रही है। अब सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या किया जाता है? डेबिट की क्रेडिट जर्नल में? सेल्स रिटर्न हाँ, डेबिट। तो यहाँ लिख देंगे बस सेल्स रिटर्न डेबिट। यानी सेल्स रिटर्न अकाउंट आपको कितने से डेबिट करना है? टोटल 5950 से। क्यों? क्योंकि 5950 की आपने सेल्स रिटर्न की है, ठीक है। ओके। चलो, ये भी हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगली सब्सिडरी बुक पे, यानी बीआर बुक पे, ठीक है। ठीक है, लेकिन बीआर बुक पढ़ने से पहले जरा बीआर की पूरी प्रक्रिया समझ लेते हैं। ये दोनों भी हो गए, ठीक। जरा बीआर की पूरी प्रक्रिया समझ लेते हैं। मान लो मेरी एक शॉप थी, मोबाइल की शॉप थी, ठीक है। आप मेरी शॉप पे आई मोबाइल खरीदने, ठीक है। आप मेरी शॉप पे आई है मोबाइल खरीदने, मैं सेलर हूं, आप बायर हैं, है ना। जी सर। आपको पसंद आया एक सैमसंग का फोन, ठीक है। तो मैंने क्या किया? आपको सैमसंग का फोन दे दिया, ठीक है। वो सैमसंग का फोन था 15,000 रुपए का। वो सैमसंग का फोन था 15,000 रुपए का। आपने मुझे 15,000 रुपए नहीं दिए। आपने मुझे क्या दिया है? आपने मुझे वादा दिया, ठीक है। आपने क्या दिया? मुझे वादा दिया कि सर आप तो हमारे टीचर हैं, ऐसा करिए आज पैसे ना लीजिए, ठीक है। आप महीने भर बाद पैसे ले लीजिएगा। अभी हमारे पास 15,000 रुपए नहीं है, 15,000 रुपए आपको क्या करेंगे? महीने भर बाद दे देंगे, ठीक है। आपने वादा किया, और फिर हमने भी, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, तो इसलिए हमने भी कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक महीने बाद पैसे दे देना। लेकिन फिर जैसे कि कुछ समय बाद, एक दो दिन के बाद, एक दो दिन के बाद क्यों,
जैसे ही आप दुकान हमारी छोड़ने वाली थी, ठीक है, जैसे ही आप हमारी दुकान से एग्जिट लेने वाली थी, मेरा मन बदल गया। मैंने कहा नहीं, केवल वादे के दम पे मैं क्यों आपको ये 15,000 का फोन दे दूं? 15,000 छोटी रकम थोड़ी है। सही बात है कि नहीं? क्योंकि अगर आपने 15,000 रुपए नहीं दिए तो ये इस ट्रांजैक्शन की कोई वैल्यू तो है नहीं अभी किसी कोर्ट ऑफ लॉ में। क्यों? ये जो ट्रांजैक्शन अभी हुआ उधार का ट्रांजैक्शन केवल वादे के दम पे, ठीक है, इसकी किसी कोर्ट ऑफ लॉ में तो कोई वैल्यू है नहीं। कल आपने मुझे मना कर दिया कि मैं पैसा नहीं दूंगी, तो क्या मैं आपको कोर्ट तक घसीट कर सकता हूं? नहीं ना, मेरे पास तो कोई प्रूफ नहीं है कि आपने मुझसे सामान खरीदा था। सही बात है कि नहीं? हाँ। विश्वास नहीं है। हाँ, पहले तो मेरे पास मोबाइल की दुकान भी नहीं है। तो लेकिन आप कहेंगे इसमें कि सर हमारे पास हम जो इनवॉइस जनरेट करेंगे उसके दम पे नहीं कर सकते क्या? तो आप उसको कोर्ट में ये नहीं कह सकती कि इन्होंने फर्जी इनवॉइस जनरेट कर दिया होगा, मैंने तो इनसे फोन ही नहीं लिया है। सही बात है कि नहीं? आप कोर्ट में ये भी तो कह सकती है कि इन्होंने फर्जी इनवॉइस निकाल दिया होगा, इनकी दुकान, इनका इनवॉइस, चाहे जितने इनवॉइस निकालते रहे दिन में, उसमें कितनी दिक्कत है? तो आप कहेंगे कि ये इनवॉइस को तो हम नहीं मान सकते, इनवॉइस हमने लिया ही नहीं इनसे मोबाइल। और कोर्ट भी कहेगा सही बात है, इनवॉइस कोई प्रूफ थोड़ी है, क्योंकि इनवॉइस के ऊपर क्या होता है? इनवॉइस के ऊपर केवल सेलर मेरे सिग्नेचर होते हैं। क्या होता है? केवल मेरे सिग्नेचर होंगे उसके ऊपर, उस पर आपके सिग्नेचर नहीं होंगे ना। और वादा कौन करके जा रहा है पैसा देगा? आप करके जा रही है ना। तो सिग्नेचर आपके करवाने बहुत जरूरी है किसी चीज के ऊपर, ठीक है, तब मैं आपको कोर्ट में घसीट सकता हूं अगर आपने पैसे नहीं दिए। तो इसके लिए क्या करूंगा मैं लूंगा एक कागज का टुकड़ा, एक पेज लूंगा, एक पेज के ऊपर मैं ये सारी घटनाएं लिखूंगा, ठीक है, कि 25 अक्टूबर 2021, ठीक है, शाम को 4 बजे के करीब इशप्रीत कौर मैडम हमारी दुकान पे आई, ठीक है, उन्होंने हमसे क्या किया, ये 15,000 रुपए का सैमसंग का कौन सा फोन मांग रहे हैं? सैमसंग का F41, ठीक है, मैं अपने ही फोन का एग्जांपल ले लेता हूं। सैमसंग F41 का फोन खरीदा हमसे, मॉडल नंबर ये IMI नंबर ये, ठीक है। उन्होंने पेमेंट अभी तक नहीं की है, उन्होंने इस प्रोडक्ट की पेमेंट अभी तक नहीं की है। हालांकि वो कहती है कि वो एक महीने के बाद, एक महीने के बाद यानी 25 नवंबर 2021 तक रात्रि 12 बजे तक पेमेंट कर देंगी, ठीक है, रात्रि 12 बजे तक वो पूरे के पूरे 15,000 रुपए मुझे पे कर देंगी, ठीक है। तो ये पूरी घटना का वर्णन कर दिया उसमें मैंने, ठीक है, और उसके बाद मैंने अपने साइन कर दिए इसके ऊपर, ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको कहा, मैंने आपसे कहा कि लो इसके ऊपर साइन करो, ठीक है। मैंने कहा आपसे कि चलो इसके ऊपर साइन करो। जैसे ही आप इसके ऊपर साइन कर देंगे ना, ठीक है, और इसके ऊपर अपनी मोहर से रिसीव्ड लिख देंगी, ठीक है, अपनी मोहर से रिसीव्ड लिखेंगे, यानी कुछ लोगों के पास वो होता नहीं है मोहर जिससे वो रिसीव्ड या पेड ये सब चीजें लिखते हैं। अगर उस मोहर से रिसीव्ड लिख दिया या फिर आपने क्रॉस निशान से रिसीव्ड उसके ऊपर अपनी राइटिंग से लिख दिया, ठीक है, आपने जैसे ही उसके ऊपर साइन किए उस कागज के टुकड़े के ऊपर और साथ ही साथ उसके ऊपर रिसीव्ड लिख दिया या रिसीव्ड की मोहर लगा दी, तो वैसे ही वो एक नॉर्मल कागज के टुकड़े से एक बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। वैसे ही वो कागज का टुकड़ा एक बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा, जिसके बूते मैं क्या कर सकता हूं, आपके ऊपर केस भी कर सकता हूं किसी कोर्ट में, अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए 25 तारीख को 12 बजे तक। अब 25 तारीख 12 बजे तक आपके लिए डेडलाइन बन जाएगी। अगर आपने इस तरह अगर देर की तो मैं आपको कोर्ट भी घसीट सकता हूं और फिर बाकायदा आपसे इंटरेस्ट भी ले सकता हूं, ठीक है। तो ये कागज का टुकड़ा क्या कहलाए, जब ये आप साइन करेंगे उसके बाद ये कागज का टुकड़ा बन जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। और बिल ऑफ एक्सचेंज हमारे जो एक कानून में एक एक्ट बना है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ठीक है, उसके अंदर आता है। मतलब उसके अंदर इसके सारे फीचर्स और इसकी क्या पावरफुलनेस है,
ठीक है, कितना पावरफुल है ये चीज, वो बन जाता है। ठीक है, तो जब ये बिल ऑफ एक्सचेंज बन गया है तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर आ गया है। ठीक है, और ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर कोई भी चीज अगर किसी कानून के अंदर आ गई है तो फिर वो उसको हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं ना, कोर्ट में ले जा सकते हैं उस चीज को। तो इस बिल ऑफ एक्सचेंज के मुद्दे में कोर्ट में जा सकता हूं आपके खिलाफ। ठीक है, अब ये एक्ट आया कब था इंडिया में? ये एक्ट आया था 1881 में, यानी अंग्रेज बना के गए थे ये एक्ट। ठीक है, अंग्रेजों ने ये एक्ट बनाया था 1881 में, और तब से लेकर आज तक चल रहा है। ठीक है, जैसे ही वो कागज का टुकड़ा बिल ऑफ एक्सचेंज बना, ठीक है, जैसे ही वो कागज का टुकड़ा एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना है ना, वैसे ही मैं आपका क्रेडिटर नहीं रहा। ठीक है, मैं आपका क्रेडिटर नहीं रहा। ठीक है, और आप मेरी डेटर नहीं रही, आप मेरी डेटर नहीं रही। ठीक, जब तक ये बिल ऑफ एक्सचेंज साइन नहीं हुआ था तब तक क्या था? तब तक मैं आपके लिए क्रेडिटर था, आप मेरे लिए डेटर थी, है ना? मैं आपके लिए क्रेडिटर था, आप मेरे लिए डेटर थी। लेकिन जैसे ये बिल ऑफ एक्सचेंज साइन हो गया है ना, आप मेरे लिए एक बिल्स रिसीवेबल बन गई है। ठीक है, मैं आपका नाम अपनी बुक्स में एज अ डेटर कैंसिल कर दूंगा। क्या करूंगा? एज अ डेटर आपका नाम कैंसिल कर दूंगा, और क्या लिख दूंगा? आपका नाम पे मैं लिख दूंगा बिल्स रिसीवेबल। आपके नाम पे मैं बिल्स रिसीवेबल की वैल्यू बढ़ा दूंगा, और आप मेरा नाम क्रेडिटर में से कैंसिल कर देंगी, और क्या कर देंगी? मेरा नाम बिल्स पेबल में लिख देंगी। ठीक है, ओके। सब चीज तो वही है, दोनों ही चीजें लाइबिलिटी है और एसेट है। हाँ मैम, बिल्स रिसीवेबल भी एसेट है डेटर की तरह, और बिल पेबल भी लाइबिलिटी है क्रेडिटर की तरह। चीज तो वही है, लेकिन क्योंकि अब थोड़ा सर्कमस्टांसेस बदल गए हैं ना, पहले कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं था, अब यहां पे एक रिटर्न डॉक्यूमेंट आ गया है, तो इसलिए आपके नाम पे मैंने बिल्स रिसीवेबल कर लिया। क्यों? क्योंकि मैंने एक ऐसा बिल साइन किया है, आपने और आपसे एक ऐसा बिल साइन करवाया है जिस उस बिल के थ्रू मुझे 1 महीने बाद आपसे पैसे मिल जाएंगे, तो इसलिए वो बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, और आपने एक ऐसा बिल साइन किया जिसकी वजह से आपको 1 महीने बाद मुझे पैसे पे करने पड़ेंगे, तो आपके लिए वो बिल्स पेबल। ठीक है, बस ये कहानी होती है बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल की। ठीक है, अब यहां पे भी क्रेडिट नोट और डेबिट नोट आता है मैम। ठीक है, जब मैं आपको जब मैं आपके घर वो भेजूंगा साइन करवाने के लिए, मैंने वो कागज के टुकड़े को साइन किया, उसके बाद वो कागज का टुकड़ा आपके घर भेजा मान लो। ठीक है, साइन करवाने के लिए, मान लो आप सामने नहीं खड़ी थी, मुझे आपके घर भेजना पड़ा उसे कागज के टुकड़े को, तो उस कागज के टुकड़े के साथ साथ मैं क्रेडिट नोट भेजूंगा। ठीक है, क्रेडिट नोट किस लिए? ताकि आप साइन कर सको उसे। ठीक है, और आप उस डॉक्यूमेंट को साइन करके मुझे क्या भेजेंगे? डेबिट नोट भेजेंगी। ठीक है, क्लियर है? डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, हाँ, तो परचेज और उसके लिए था ना? हाँ, वो परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न पे भी था, और बीआर बीपी पे भी होता है, दो जगह होता है वो। क्या है? इसमें यह है कि जो बंदा बीआर इशू कर रहा है ना, द पर्सन हु इश्यूज बीआर, वो क्रेडिट नोट इशू करेगा अपने सामने वाली पार्टी को। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उस क्रेडिट नोट का कुछ ना कुछ नंबर होगा, और वो क्रेडिट नोट नंबर कॉलम में आप लिखेंगे उसको। ठीक है, और जो बंदा बीपी के ऊपर एक्सेप्टेंस दे रहा है, ठीक है, जो बंदा बीपी के ऊपर एक्सेप्टेंस दे रहा है ना, वो क्या करेगा? डेबिट नोट इशू करेगा। ठीक है, और जाहिर सी बात है जब बीपी बुक बनेगी तो उस डेबिट नोट का कुछ ना कुछ नंबर होगा, वो लिखा जाएगा वहां पे। ठीक है, क्लियर है मैम? अब इसमें पर करना क्यों है? करना क्यों है? अरे फॉर्मेलिटी है मैम, लीगल प्रोसीजर है, करना पड़ता है। ठीक है, कंपल्शन है ऐसा करना। लेकिन एक बार और समझा दिए सर कि ये देख क्यों रहे हैं, मतलब क्या काम है इसमें? मतलब उसमें तो था कि परचेज और सेल्स रिटर्न था, इसमें क्या काम है? इसमें ये काम है कि ये आपने डॉक्यूमेंट भेजा है साइन करने के लिए, उसके साथ साथ क्रेडिट नोट एक तरीके से आपकी तरफ से रसीद है कि आपको इतना इतना रुपए मुझे पे करना है इतने समय बाद। ठीक है, आपने इतने रुपए का सामान खरीदा,
और डेबिट नोट वो क्यों भेज रहा है? वो ये सर्टिफाई करते हुए भेज रहा है कि हाँ मैं 1 महीने बाद इतना इतना पैसा आपको पे कर दूंगा, ठीक है। वो क्रेडिट नोट भेजेगा। हाँ वो डेबिट नोट भेजेगा ना। हाँ वो डेबिट, बायर। हाँ बायर, ठीक है, जो बीपी के ऊपर एक्सेप्टेंस दे रहा है वो, ठीक है। अगर सर इसी को इंग्लिश में डिफाइन करना तो क्या बोलेंगे? किसको? इसी सेंटेंस को जो आपने समझाया। क्रेडिट नोट और डेबिट नोट को? हाँ। इंग्लिश में डेफिनेशन मुझे पता नहीं, वो थोड़ा देखना पड़ेगा, वो बुक में दी होगी। डेफिनेशन नहीं, हाँ। लेकिन सर जो आपने इस डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के ऊपर जो पॉइंट बताया है ये वाला। इसको तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख सकती हूँ, बट ऑब्वियसली कि क्योंकि थोड़ी टेक्निकल चीज है तो इसको एग्जैक्टली बुकिश भाषा में लिखना ही ज्यादा अच्छा है, तो उसी में लिखो। लेकिन अगर अपने वर्ड्स में लिखना चाहो तो यही लिख सकती हूँ कि इट इज अ डॉक्यूमेंट सर्टिफाइंग, क्या कि सर्टिफाइंग, पहले तो परचेज रिटर्न वाले केस में क्या था, इट इज द डॉक्यूमेंट सर्टिफाइंग द अमाउंट ऑफ सेल्स रिटर्न रिसीव्ड बाय द सेलर्स, ठीक है, the amount of goods received as sales return by the sellers, and also debit note is also issued when a seller issues a BR to a buyer, ठीक है, ये बात आप लिखेंगे। बट इसकी परफेक्ट डेफिनेशन जो आपको एग्जाम में रटी रटाई जो लिखनी चाहिए वो आपको बुक में मिलेगी, आई थिंक शुरुआती चैप्टर्स में नहीं थी तो बिल ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर में होगी इसकी डेफिनेशन, ठीक है। चलो। अच्छा सर, मेरे दिमाग में क्वेश्चन है। हम्म। अकाउंट जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि गलती से सेलर ने बायर को ज़्यादा चार्ज कर दिया हो, मतलब जैसे अभी आपने मोबाइल वाला एग्जांपल दिया, हाँ तो बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता उसका है। क्या होगा? जनरल में या लेजर में कैश? उसको कहते हैं एरर, और उस एरर को हमको रेक्टिफाई करना होता है, जो कि हम सीखेंगे एरर एंड रेक्टिफिकेशन चैप्टर में, ठीक है। अच्छा। यस, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है जहां पे आप ज्यादा चार्ज कर देती है, कम चार्ज कर देती है, गलत अकाउंट को चार्ज कर देती है, सही कैपिटल को रेवेन्यू मान लेती है, एक्सपेंस को इनकम मान लेती है, प्रॉफिट को लॉस मान लेती है, ये सब बड़ी उटपटांग हरकतें होती है वहां, ठीक है। ओके, लेकिन अगर अम, वो क्या है वो, इसको शो कहाँ पे किया जाता है? इसको जर्नल से ठीक किया जाता है, क्योंकि जर्नल में ही तो सबसे पहले आपने गलती की होगी, ये गलती की होगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, क्योंकि राइट आपने बिल्कुल शुरुआत से ही जर्नल में ही वो गलती कर दी होगी, ठीक है। तो जर्नल में जाके ठीक करना पड़ेगा, फिर ऑटोमेटिकली बाकी सब चीजें ठीक होती जाएंगी, ठीक है। अब क्वेश्चन इसका सेंड करना पड़ेगा ना बीआर बुक का।
बस एक सेकंड मैम, क्वेश्चन भेज रहे हैं। उस दिन मैंने जो क्वेश्चन भेजे थे उसमें BRBP का क्वेश्चन नहीं था, तो अभी भेजे दे रहा हूँ। आप तक क्वेश्चंस पहुंच गए हैं? चलो देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन बीआर बुक। ठीक है, कह रहा है फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस को बीआर बुक में रिकॉर्ड करो। ठीक है, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम मोहन एंड सन्स ऑफ 5,000 रुपए। ये क्या मतलब हुआ इस लाइन का सर, एक्सेप्टेंस रिसीव फ्रॉम मोहन एंड सन्स? मैंने आपको अभी पूरी जो स्टोरी बताई उसमें क्या होता है, हम पहले साइन करते हैं, ठीक है, उसके बाद आप जब साइन करोगे और उस पर रिसीव्ड लिखोगी तब वो बिल एक्सेप्टेड माना जाएगा, और तब जाके वो कागज का टुकड़ा एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा। तो इसलिए आपकी एक्सेप्टेंस जरूरी है, बायर की एक्सेप्टेंस जरूरी है उसके ऊपर। ठीक है, तो मोहन एंड सन्स जो कि बायर था उसने क्या किया, एक्सेप्टेंस दे दी है। एक्सेप्टेंस दे दी है तो वो क्या बन गया, एक बिल ऑफ एक्सचेंज बन गया। बिल ऑफ एक्सचेंज बन गया है तो हम जो कि सेलर है उसके लिए क्या है, वो बिल्स रिसीवेबल बन गया है ना। अगर उसने नकली साइन कर दिया तो? अगर उसने नकली साइन कर दिया तो अगर उसने नकली साइन किया है मैम तब वो कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंजिंग नहीं है। ये बायर की, ये सेलर की थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अच्छे से वेरीफाई कर ले कि क्या वो जेन्युइन है कि नहीं है। ठीक है, वो कैसे वेरीफाई होगा? मंगवाए उससे, कहीं अपनी बैंक पासबुक वगैरह ले आओ, उससे वेरीफाई कर ले, या फिर कहे कि अपना कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट ले आओ, उससे वेरीफाई कर ले। ठीक है, हम्म। और वो नहीं फोटो खींच लिए साइन करते वक्त तो? एक और काम इसके साथ कर लिया जाता है, लोग ये काम करके बच न जाए तो उनका अंगूठा भी लगवा लिया जाता है। तीसरी चीज ये कर ली जाती है, आजकल ये बहुत होता है। सर हाँ, उससे तो नहीं बच सकते हो ना, अंगूठा तो आप ही का है। तो ये एक और हो सकता है, ये ज्यादा हो रहा है क्योंकि हाँ जैसा कि आपने बताया नकली साइन करना भी चलता है ना। आप कहोगे सर आपको क्या पता हमारा साइन क्या है, हम नहीं लिखेंगे, हम अपना असली साइन नहीं करेंगे। सर हमारा असली साइन ऐसे हम करते हैं, इशप्रीत, हम लिख देंगे इशप्रीत, हम कहेंगे हमको इंग्लिश आती नहीं है, असल में ऐसे ही लिखती है क्या आप हिंदी में? शादा रहेगा सर, आपने हमारे नाम की ऐसी तैसी कर दी स्पेलिंग की। मुझे लग रहा है मैंने इस पोर्शन में भी गलती की है ना? नहीं इधर सही है, बाकी सब सही है। ये छोटी वाली होगी कि बड़ी वाली? बड़ी। अच्छा बड़ी, चलो। हाँ तो आप कहेंगी आपने हिंदी में साइन कर दिया, आपने कहा सर को क्या पता होगा, है ना? तो ये बहुत रिस्क होता है, तो मैं आपका अंगूठा भी लगवा लूंगा, उससे तो बचोगे नहीं ना। तो ये सबसे अच्छा मैकेनिज्म तो यही है कि अंगूठा लगवा लो आदमी का साइन के साथ साथ। ठीक, अब मोहन एंड सन से एक्सेप्टेंस मिली है, इसका मतलब हमारे लिए वो क्या है, बिल्स रिसीवेबल बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे नाम लिखते हैं, यहाँ पे डेट नहीं, यहाँ पे मैंने किस तरह सीरियल नंबर की तरह अरेंज कर रखा है ना, तो यहाँ डेट की जगह सीरियल नंबर लिख लेते हैं, एस नंबर। तो फर्स्ट मोहन एंड सन से मिला है एक्सेप्टेंस,
नाम लिख लो बस, मोहन एंड सन्स। ठीक है, क्रेडिट को नोट नंबर कुछ होता है जैसे 250 वगैरह तो यहाँ लिख देते हैं, लेकिन नहीं है तो नहीं लिखेंगे। और अमाउंट लिख लो, कितने रुपए का मिला है, 5,000 रुपए। और सेकंड क्या है, एक्सेप्टेंस रिसीव फ्रॉम गोयल एंड ब्रदर्स ऑफ 10,000 रुपए। गोयल एंड ब्रदर्स से 10,000 रुपए की एक्सेप्टेंस मिली है। गोयल एंड ब्रदर्स 10,000 रुपए, 15,000 रुपए। अब बिहार बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, डेबिट की क्रेडिट होता है, बताओ। बिल्स रिसीवेबल डेबिट होता है कि क्रेडिट मैम? बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट। क्रेडिट होता है क्रेडिट कैसे होता है मैम, डेबिट होता है। बिल्स रिसीवेबल किससे बना है, डेटर से बना है ना, तो डेटर क्या होता है, डेबिट की क्रेडिट। डेटर डेबिट। डेटर डेबिट होता है तो ये भी तो डेबिट होगा। हाँ, जब ये बीआर से जब डेटर से बना है तो जब डेटर डेबिट होता है तो ये भी डेबिट होगा। वैसे ही भी वो आएगा, रियल अकाउंट आएगा। नहीं, बीआर उसमें डेटर क्या होता है, डेटर पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, क्योंकि वो किसी पर्सन से रिलेटेड होता है इसलिए पर्सनल अकाउंट है। और जब डेटर पर्सनल अकाउंट है तो बीआर, एसेट भी तो होता है। हाँ डेटर एसेट भी तो होता है। हाँ, डेटर एसेट होता है लेकिन रियल अकाउंट में नहीं आता है ना। रियल अकाउंट की जब आपको डेफिनेशन बताई थी, बताया तो था कि इसमें सारे एसेट्स आते हैं सिर्फ दो एसेट्स को छोड़ के, कौन से, डेटर और बैंक। ठीक है, और डेटर और बैंक के साथ आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि बीआर भी नहीं आता, बीआर भी एक एसेट है लेकिन वो भी नहीं आएगा, वो भी पर्सनल अकाउंट होगा। ठीक, लेकिन बीआर मैंने वहां डेफिनेशन में क्यों नहीं ऐड करवाया था, क्योंकि बीआर मैं चाहता हूं कि आप को रिलेट बिल्कुल डेटर से करो कि ये डेटर का ही एक भाग है, ये डेटर ही है। ठीक है, बस डेटर को कैंसिल करके हमने बीआर लिख दिया है। बैंक इसलिए क्योंकि बैंक, हाँ, बैंक एक ग्रुप ऑफ पर्सन है। ठीक है, इस वजह से कोई भी चीज अगर पर्सन या ग्रुप ऑफ, सेपरेट लीगल एंटिटी भी तो है। हाँ, सेपरेट लीगल एंटिटी भी है, और साथ ही साथ क्या कहा जाता है, वो एक ग्रुप ऑफ पर्सन, वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं, इस वजह से वो क्या है, पर्सनल अकाउंट में आता है। और पर्सनल अकाउंट के किसमें आएगा, हाँ, पर्सनल अकाउंट के किसमें आएगा, नेचुरल 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 पर्सन नहीं, बैंक आएगा उसमें, आर्टिफिशियल पर्सनल में, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आएगा बैंक। ठीक है, बैंक आएगा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में, डेटर और बीआर आएंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, हाँ, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, उसमें सिर्फ चार ही चीजें आती हैं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अनअर्न्ड और अक्रूड। डेबिट नोट नंबर। ठीक है, तो ये बीआर बुक का क्वेश्चन था। अब हम अगला लेते हैं बीपी बुक पे क्वेश्चन। तो कह रहा है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन बीपी बुक। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन हमें बीपी बुक में रिकॉर्ड करने हैं। एक्सेप्टेंस गिवन टू, यानी हमने एक्सेप्टेंस दी है कि हम पेमेंट करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, एक्सेप्टेंस दी है। ठीक है, किसको दी है, मनोहर एंड सन्स को 10,000 रुपए की। तो फर्स्ट मनोहर एंड सन्स को दी है। सेकंड शुभम एंड ब्रदर्स को दी है, कितने की, यहां अमाउंट नहीं लिखा है, 20,000 रुपए की दी है। ठीक है, शुभम एंड ब्रदर्स को 20,000 रुपए की एक्सेप्टेंस दी है। तो ये हो गया 30,000 रुपए। जैसे कि डेटर डेबिट होता है तो बीआर भी डेबिट होगा, डेटर डेबिट होता है तो बीआर भी डेबिट होगा, वैसे ही क्रेडिटर अगर क्रेडिट होता है तो बीपी भी क्रेडिट होगा। क्रेडिटर क्रेडिट होता है तो बीपी भी क्रेडिट होगा। ठीक है, क्लियर ना मैम? तो हाँ, बीआर अकाउंट पिछले क्वेश्चन में जो था वो डेबिट हो रहा था कितने से,
वो हो रहा था डेबिट 15,000 रुपए से। और इस क्वेश्चन में बीपी अकाउंट जो है वो 30,000 से डेबिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां टोटल आपको 15,000 रुपए के बीआर मिले थे, इसलिए वो 15,000 से डेबिट हो रहा था। और यहाँ टोटल आपने 30,000 रुपए की बीपी यानी एक्सेप्टेंस दी है, तो इसलिए 30,000 रुपए से क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, ओके क्लियर है? जी। अगर सर ऐसा होता है कि मतलब ईएमआई में अगर होता है तो क्या करेंगे? ईएमआई में जब तक वो फुल पेमेंट नहीं कर देगा तब तक वो बिल कैंसिल नहीं होंगे। ये बिल कैंसिल भी हो जाएंगे, लेकिन कब होंगे? जब बायर ने फुल पेमेंट कर दी होगी। नहीं, उसके लिए क्या रिकॉर्डिंग करेंगे, किस में लिखेंगे? रिकॉर्डिंग मतलब देखो, यहाँ तो आप बीआर इशू कर रही हो, तो जितने बीआर इशू कर रही हो, जितने जितने बीआर इशू कर रही हो उसकी एंट्री इसमें हो रही है, जितने बीपी इशू कर रही हो उसकी एंट्री बीपी बुक में हो रही है। और जब पैसा मिलेगा उसका तो उसकी एंट्री तो कैश बुक में होगी। वो ठीक है, मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर किसी बंदे ने आधे पैसे मैंने 15,000 का फ़ोन खरीदा तो उसमें से किसी बंदे ने 7,000 दे दिए, बाकी के 8,000 बोला कि बाद में देंगे, तो क्या करें? और वो 8,000 का बिल बना रखा है, वो 8,000 का बिल बना रखा है कि ओरली बात है? पता नहीं, लिखना है तो कहाँ लिखना है, नहीं लिखना है तो नहीं, कहाँ लिखा है, दोनों के कंडीशन अलग है। अगर आपने बिल साइन करवाया है तो उसकी एंट्री पे बीआर और बीपी बुक के हिसाब से करनी है। ठीक है? और बाकी के आधे पैसे की जो बिल है उसकी? नहीं नहीं, देखो नॉर्मल सर्कमस्टेंस क्या है, 15,000 का आपसे सामान ले गया, ठीक है, तो आप सेल्स बुक में एंट्री करोगी। ठीक है, क्रेडिट सेल की है इस वजह से। ठीक है, अब कुछ दिनों के बाद वो 8,000 रुपए दे रहा है कि तो उसकी एंट्री कैश बुक में होगी, और 7,000 रुपए जब दे देगा कि तो उसकी एंट्री कैश बुक में होगी। लेकिन दूसरा सर्कमस्टेंस, आपसे 15,000 रुपए का सामान लेके गया वो, ठीक है, लेकिन आपको उसके ऊपर भरोसा नहीं था तो आपने उससे बिल साइन करवा लिया, तो वो बिल आपके लिए क्या होगा? बीआर होगा, है ना? क्योंकि आपको वो एक्सेप्टेंस दे रहा है कि 1 महीने बाद आपको 15,000 रुपए दे देगा। उस बिल के थ्रू आपको एक्सेप्टेंस दे रहा है ना कि 1 महीने बाद 15,000 रुपए पे कर दूंगा। तो अब इस सिचुएशन में वो क्या होगा? उसकी एंट्री आप करोगी बीआर बुक में। ठीक है, 15,000 रुपए की जो आपने बीआर साइन करवाया है। और फिर वो जब मान लो 20 दिन के बाद 8,000 रुपए दे देगा आके, तो 8,000 रुपए की एंट्री आप कैश बुक में कर दोगी, और फिर 10 दिन के बाद जब बचे हुए 7,000 दे देगा तो उसकी एंट्री होगी फिर से कैश बुक में होगी। ठीक है, कैश के इनकमिंग और आउटगोइंग की एंट्री होगी कैश बुक में। क्रेडिट परचेज या सेल कर रही हो विदाउट बिल वगैरह बनाने के, तो उसकी एंट्री होगी परचेज और सेल्स बुक में रिस्पेक्टिवली। ठीक है, लेकिन अगर बिल वगैरह ड्रॉ करके परचेज सेल कर रही हो तो उसकी एंट्री बीआर और बीपी बुक में होगी। ठीक है, समझ में आया? ओके। समझ में आया कि फिर से समझना है? नहीं, ये मतलब अगर बिल साइन कराया है तो उसका जितना पैसा देंगे वो कैश हाँ, में दिखाया जाएगा? नॉर्मल सर्कमस्टेंस में क्या था कि आपने माल बेचा, आपने 15,000 रुपए की एंट्री सेल्स बुक में की है कि 15,000 की क्रेडिट सेल की है, और जब पैसा मिलेगा तो उसकी एंट्री कैश बुक में होगी। ठीक है, लेकिन अगर बिल साइन करवा लिया है तो सेल्स बुक में फिर आप एंट्री नहीं करोगी, फिर आप क्या करोगी? फिर आपने बीआर इशू करवाया ना उसको, आपने उससे एक्सेप्टेंस ली है, तो बीआर बुक में एंट्री करोगी आप 15,000 रुपए की, वो जो बीआर उससे साइन करवाया है। और फिर जब कैश मिलेगा एक्चुअल में तब उसकी एंट्री कैश बुक में होगी। ठीक है, तो उसको मतलब पूरा इकट्ठा होने तक का इंतजार करना पड़ेगा? क्या पैसा मिलने का? नहीं, इकट्ठा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जब वो जितना पैसा देगा उसकी एंट्री कैश बुक में होती जाएगी। क्या लिख के होती जाएगी? अरे वो तो आपने देखा था ना, पैसा मिलता था तो क्या एंट्री करती थी आप? जैसे मिलता था किसी से कि इस बंदे ने इतना पैसा कैश में दिया है, कैश रिसीव फ्रॉम जो भी नाम है उसका, हरि प्रसाद जो भी है, तो उसकी एंट्री क्या करती थी आप? बैंक अकाउंट डेबिट टू हरि ऐसे करके। ठीक है, और अगर जब आपने मतलब उस बंदे के लिए कर रही है जिसको बीआर इशू किया है, ठीक है, अगर वो बंदा पेमेंट कर रहा है जिसको आपने बीआर इशू कर रखा है तो उसकी एंट्री क्या होगी? उसके लिए आप बैंक अकाउंट डेबिट करोगी क्योंकि आपके पास पैसा आ रहा है, और बीआर का अकाउंट क्रेडिट कर दोगी। ठीक है, क्योंकि बीआर की वैल्यू कम हो गई थोड़ी। ठीक है, ओके। हम्म। और बैंक अकाउंट जो डेबिट किया है इसका, ये कहां पे जाता है कैश बुक में? आप जानती हो, कैश बुक के डेबिट साइड। ठीक है,
चलो फिर ये भी हो गया, ये भी हो गया, बचा क्या है जनरल प्रॉपर। तो जनरल प्रॉपर कर लेते हैं, चैप्टर हो गया हमारा समाप्त। ठीक है, जनरल प्रॉपर कुछ करने की, हाँ कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गया ये चैप्टर। हाँ मैम, कुछ चीजें होती इतनी सरल है, अगला चैप्टर भी इतनी ही जल्दी होगा, थोड़ा शौक ना होना। ठीक है, जो चैप्टर लंबे होते हैं वो होते हैं, ये चैप्टर है ही छोटा, और इसके बाद वाला चैप्टर भी बहुत छोटा है, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, लेकिन इससे थोड़ा लंबा है, लेकिन हाँ पीछे जो चैप्टर्स आपने पढ़ रखे हैं उसके मुकाबले तो बहुत छोटा है वो भी। ठीक है, अब अगला बड़ा चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो फाइनल अकाउंट्स पढ़ना है, और उसके बाद उसके लाइन से सीरीज जो है वो लंबी है। फाइनल अकाउंट, सिंगल एंट्री, एनपीओ, बिल ऑफ एक्सचेंज, डेप्रिसिएशन, एरर आइडेंटिफिकेशन, ये 6 बड़े चैप्टर बचे आपके पास। ठीक है, अब जनरल प्रॉपर कोई कॉन्सेप्ट बताने के लिए इसकी जरूरत नहीं है मैम, ठीक जैसे आप जनरल एंट्री किया करती थी डेबिट क्रेडिट के रूल्स यूज करके, ठीक उसी तरह एंट्री करनी है, और ठीक वही चीज ही है जनरल प्रॉपर। अगर आप देखो जनरल प्रॉपर और जनरल में कोई अंतर थोड़ी है, बस एक ही अंतर है जनरल प्रॉपर और जनरल में, कि जर्नल में हर एक ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में अगर किया है वो रिकॉर्ड किया जाता है, और जर्नल प्रॉपर में सिर्फ उतने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं जो कि बाकी किसी सब्सिडरी बुक में आ ना पाए। ठीक है, जो कि बाकी किसी सब्सिडरी बुक में कवर ना हो, केवल उतने ही ट्रांजैक्शन क्या किए जाएंगे जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड किए जाएंगे। ठीक है, तो यहां देखो 6 एंट्रीज, 6 ट्रांजैक्शन लिखे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ 6 ट्रांजेक्शन लिखे हुए हैं, इसके लिए हमें जर्नल प्रॉपर बनाना है, तो भले ही वो जर्नल प्रॉपर क्या रहा हो, ठीक है, बल्कि वो कह रहा है पास नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्री बैनर्जी। ठीक है, तो वो एंट्रीज कह रहा है एंट्रीज पास करो। ठीक है, तो भले ही आपको जर्नल प्रॉपर बनाना हो, लेकिन ये वही चीज है जो आप कब से लेकर अभी तक बनाती आई हैं, क्या, यानी आपका जर्नल। ठीक है, जो आपने 1 महीना बैठ के जर्नल बनाया है, ठीक वही चीज फिर से बनानी है। ठीक है, बस यहां पे जर्नल की जगह जर्नल प्रॉपर लिख दो और सारी चीजें बिल्कुल वैसे ही हैं। ठीक है, तो अप्रॉक्स 10 मिनट है हमारे पास, है ना, 5 से 6 मिनट ले लो आप, इन 6 एंट्रीज को बताओ क्या जर्नल एंट्रीज होंगी इसमें। ठीक है, पढ़ा तो ही आपने। सभी बताऊँ, सभी होंगी कि मतलब कुछ कुछ नहीं भी होंगी, चेक करना होगा। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें सारी की सारी होंगी। ठीक है, कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं होगा जिसकी एंट्री ना हो, क्योंकि ये 6 के 6 जो चीजें है ना, ये 6 की 6 चीजें किसी भी और सब्सिडरी बुक में नहीं आती हैं। इसके बाद जो मैंने आपको क्वेश्चन घर के लिए दिया है ये वाला, इसमें मैं देखता हूँ इसमें क्या, क्वेश्चन तो होमवर्क लिख दिया, कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ होमवर्क वाले क्वेश्चन तो होमवर्क लिख दिया करिए। क्या कॉपी में, मतलब ये जो फोटो खींच के भेजी उस पर। मतलब उसी के ऊपर पेन से ओके ओके, मैं अभी इस पे तो नहीं लिखा, लेकिन व्हाट्सएप पे आपको लिख के भेज देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन होमवर्क है। एक सेकंड ये देख ले, हाँ ये वाला भी जो क्वेश्चन है ना, 12 वाला जो कि आपको घर पे करना होगा, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी जितने ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं ये भी किसी और सब्सिडरी बुक्स में नहीं आते, यानी इन सभी के लिए जनरल प्रॉपर में एंट्री की जाएगी। ठीक है, चलो फिलहाल क्वेश्चन 11 के लिए करो, ये सारी एंट्रीज आपने कर रखी हैं। ठीक है, हर एक एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक को छोड़ के, क्लोजिंग स्टॉक तो हमने जनरल में पढ़ा ही नहीं था कि उसकी एंट्री क्या होती है। ठीक है, तो उसको छोड़ के बाकी सारी एंट्रीज आप कर चुकी हैं जनरल में, तो चलो रिवीजन भी हो जाएगा आपका। ठीक है, कि इसकी जनरल एंट्री क्या करते हैं, तो 5 से 6 मिनट लो और करो इसकी एंट्री। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक की क्या होगी जनरल एंट्री? वो अभी बताते हैं, पहले बाकी 5 की तो कर लो। डेबिट होगी। अरे सबर करो, ठीक है, पहले बाकी 5 करो, फिर क्लोजिंग स्टॉक तो बता ही देंगे। क्लोजिंग स्टॉक तो अभी तक आप जानती नहीं है उसकी एंट्री क्या करनी है, और अभी जान भी नहीं पाएंगे। ठीक है, अभी जो मैं एंट्री बताऊंगा उसको एक तरीके से मान के चलो कि क्या है कि क्या कर सकते हैं उसको, उसको लेके चलो कि वो क्या कह सकते हैं उसको, नहीं, रुको 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 बता रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक की नहीं, वो वाली सिखा दूंगा, परमानेंट वाली ही सीखेंगे। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक की यहाँ पे जो एंट्री सीखेंगे परमानेंटली वाली ही सीख सकते हैं, वरना क्लोजिंग स्टॉक आपका किससे आता है, सर परचेज परचेज,
ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक का हम लोग यहाँ पे परमानेंटली कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, ठीक है। जनरल में क्लोजिंग स्टॉक की हमने एंट्री करना नहीं सीखा था, लेकिन यहाँ पे सीखेंगे, ठीक। सर जनरल में क्यों नहीं सीखा था? बस ऐसे, क्योंकि यहाँ पे सीखना था इसलिए, ठीक है। अच्छा सर, सैलरी की लिख लीजिए, सैलरी की होगी। हाँ एंट्री बता रही हूँ। हाँ, एंट्री बताओ, बाकी 6 की बता दो, क्लोजिंग स्टॉक अभी कर रहे हैं, ठीक। चलो, मैं, आप करो तब तक इन बाकी पांचों की, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट में पानी वानी पी के। हेलो, वो गाय, हाँ हाँ, तो आपको छोड़ देना चाहिए अब। हाँ हाँ, पापा भी गुस्सा रहे हैं। याद नहीं, गुस्सा रहे हैं। क्या कि वो भी 10 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो हेलो। हेलो। हाँ जी मैम। मैम, आप अनुभव सिंह बस्सी को जानती हैं? क्या? अनुभव सिंह बस्सी? नहीं। नहीं? अच्छा, कोई नहीं। कह रहा है पास नेसेसरी एंट्रीज, कितनी पास की? एक बाकी है। एक बाकी है, चलो। कौन है? पहला ट्रांजेक्शन देखते हैं। सैलरी ऑफ 10,000 रुपए फॉर मार्च 2020 इज आउटस्टैंडिंग, ठीक है। मार्च महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग सैलरी बताओ क्या होता है? एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, लॉस, एक्सपेंस, गेन, क्या चीज होती है वो? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी होता है ना। लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या किया जाता है? उसको क्रेडिट किया जाता है, तो क्रेडिट कर देंगे। और फिर सैलरी को क्या किया जाएगा? सैलरी को एज यूजुअल डेबिट किया जाएगा, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी इसकी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट, ठीक है। नरेशन नरेशन अपना दे लेना, ठीक है। ओके। 10,000 रुपए। वैसे क्या दोगी नरेशन इसमें?
बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग। बीइंग सैलरीज आर आउटस्टैंडिंग, ठीक है। या फिर लिख सकती हो बीइंग सैलरीज आर ड्यू। हो गए पांचों? अब समझा है तो फिर बता दीजिए वो डेप्रिसिएशन वाला बचा था। हाँ, फर्नीचर को डिप्रिशिएट करना है 8,000 रुपए से। चलो इसको छोड़ो, बाकी चारों भेज दो, ठीक है। ये मुझे पता है सही कर लोगी। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपए, ठीक है। इंटरेस्ट अक्रू कर रहा है इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, ठीक है। तो इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ये बताओ अक्रूड, अक्रूड क्या होता है? एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, लॉस, एक्सपेंस, गेन, क्या होता है? एसेट होता है। तो इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट मुझे डेबिट करना चाहिए, और इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। अच्छा, अक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है? मुझे एक्चुअल में पैसा मिला है कि नहीं मिला है? मिलना चाहिए था, ये मिला नहीं। अर्न कर लिया लेकिन अभी मिलना बाकी है। यस, इसीलिए हमारे लिए एसेट है। टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। यहाँ पे कैश नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। कैश मिला कहाँ? ना कैश मिला ना कैश गया, तो कैश आएगा नहीं है। 2,000 रुपए। क्या कैश आया है इंटरेस्ट अक्रूड में? नहीं। ना क्या कैश गया है? नहीं। तो ना वो डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा। इसका नरेशन क्या लिख सकती है? बीइंग इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल, जो यहाँ बात लिखी है डेबिट में वही कॉपी पेस्ट हो जाएगी। और नरेशन आप अपने मन से भी बना सकती है, कोई जरूरी नहीं मेरी तरह लिखे। इसलिए नरेशन में पूरी छूट है, जो मना है लिखो, बस कहानी मत लिखना, महाभारत ना लिखना शुरू कर देना वहां, ठीक है। कि यहाँ पे नरेशन खत्म हुआ और यहाँ पे शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हो रहा है जाके, ऐसा नहीं। एक दो लाइन मैक्सिमम बस। वैसे तो कोशिश करो कि एक ही लाइन में हो जाए। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 4,000 रुपए। रिसीव्ड इन एडवांस ये क्या है? एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, लॉस, एक्सपेंस, गेन। लायबिलिटी। लाइबिलिटी है, तो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस क्या होगा? क्रेडिट होगा। और रेंट एडवांस में रिसीव हो गया मैम, तो ये कैश में रिसीव हुआ होगा ना। आपको 12 महीने का रेंट रिसीव होना चाहिए, आपको 14 महीने का रिसीव हो गया, तो 2 महीने का जो एक्स्ट्रा रिसीव हुआ है वो क्या है? वही तो एडवांस है, ठीक है। वही तो आपका एडवांस है, और वो आपको 2 महीने का रेंट एडवांस में कैसे रिसीव हुआ है? वो कैश या बैंक में रिसीव हुआ होगा, मान के चलते हैं कैश में हुआ होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट किया जाएगा। चौथा, इंश्योरेंस प्रीपेड 3,000 रुपए। प्रीपेड क्या है मैम? एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, लॉस, एक्सपेंस, गेन। प्रीपेड एसेट। एसेट है। आपको 12 महीने के खर्चे पे करने चाहिए थे, 12 महीने का इंश्योरेंस प्रीमियम देना चाहिए था, लेकिन आपने 14 महीने का दे दिया, 2 महीने का एक्स्ट्रा दे दिया है। तो 2 महीने का एक्स्ट्रा कैसे दिया होगा? कैश में दिया होगा ना, तो इसलिए वो कैश में दे सकते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। नहीं हो सकता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या होता है? 12 महीने की सैलरी मिलनी चाहिए थी, 10 महीने की मिली है, 2 महीने की अभी नहीं मिली है ना। तो जो 2 महीने की सैलरी आपको अभी नहीं मिली है ना, उसके बदले कैश आया ना उसके बदले कैश गया, उस 2 महीने के पोर्शन के लिए ना कैश आया ना कैश गया, तो कैश डेबिट क्रेडिट कैसे हो सकता है उसमें? ठीक है। क्या आप मेरे उत्तर से संतुष्ट हैं? क्या मुझे अकाउंट्स आती है? सर, ये तो हम अभी तक फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बात हम फरवरी में बता पाएंगे आपको। चलो ये 4 तो हो गए। ये 4 आपको एब्सोल्युटली आते थे, और छठा वाला भी आता था, लेकिन ये पांचवा वाला जो है क्लोजिंग स्टॉक वाला, ठीक है। क्या कह रहा है? क्लोजिंग स्टॉक 1,00,000 रुपए का है, तो ये ट्रांजैक्शन आपको नहीं आता है, ठीक है।
आपको पता है जब भी आप कोई भी गुड्स खरीदती थी तो क्या करती थी, परचेज अकाउंट को डेबिट करती थी ना। और जब भी किसी भी कारणवश आपका सामान बर्बाद होता था, आपके गुड्स चले जाते थे बिजनेस से, ठीक है, किसी कारणवश गुड बर्बाद होता था या चला जाता था, जैसे कि लॉस बाय फायर होता था तो गुड्स बर्बाद हो रहे हैं। और चैरिटी वगैरह में आप क्या करती थी, गुड्स दान में वगैरह दे देती थी, ड्राइंग्स की वजह से गुड्स चला जाता था बिजनेस से, ठीक है, एडवर्टीजमेंट की वजह से गुड्स चला जाता था बिजनेस से। तो जब भी गुड्स जाता था बिजनेस से तो आप क्या करती थी, परचेज अकाउंट को क्रेडिट करती थी, है ना, ठीक है। अब क्या होता है ना, जो हमारी बहुत ही पसंदीदा तारीख है 31 मार्च 2019, मतलब 31 मार्च, ठीक है, किसी भी साल की 31 मार्च, वो क्या होती है, हमारे साल के अंतिम दिन। तो 31 मार्च के दिन आप क्या करती हो ना, कि आपके पास जितना भी परचेज किया हुआ सामान रखा हुआ है, जितना भी बच गया है परचेज किया हुआ सामान, उसको क्या करती हैं आप, अपने क्लोजिंग स्टॉक में ट्रांसफर करती हैं, ठीक है। जितना भी परचेज किया हुआ सामान आपके पास रखा हुआ है उसको आप क्या करेंगी, अपने परचेज अपने परचेज अकाउंट में आप ट्रांसफर करोगी, ठीक है। ठीक है। क्लियर है, चलो। चलो, तो अगर परचेज अकाउंट में ट्रांसफर कर रही हो तो आपकी एंट्री क्या होगी, तो परचेज अकाउंट डेबिट कर रखा है तो उसको क्रेडिट कर देंगे, है ना। क्लोजिंग अकाउंट डेबिट और टू परचेज। हम्म। पर ये जो है ना, मैं थोड़ा आपको ये कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं बताना चाहता था अभी, ये डेबिट क्यों लिख दिया है, क्योंकि इसके अंदर एक चीज और है, ठीक है। और वो चीज क्या है कि ये वाली एंट्री से तभी की जाएगी जब आपने परचेज को एडजस्ट कर रखा हो क्लोजिंग स्टॉक के साथ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, मतलब आपने सिस्टमैटिकली एक जर्नल से लेकर ट्रायल बैलेंस तक के प्रोसेस फॉलो किया हो, ठीक है, जर्नल से लेकर ट्रायल बैलेंस तक का प्रोसेस फॉलो किया हो, और उस प्रोसेस में आपने इन दोनों अकाउंट्स को मेंटेन करके रखा हो, क्लोजिंग स्टॉक को भी और परचेजेस को भी, ठीक है। आपने जर्नल से लेकर ट्रायल बैलेंस तक का जो प्रोसेस है, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, ये तीन जो प्रोसेस है, ये जो तीनों चीजें हैं, ये इस प्रोसेस के दौरान आपने क्लोजिंग स्टॉक और परचेज अकाउंट दोनों को साथ में मेंटेन किया हो, ठीक है। यानी हर बार आप 31 मार्च को क्या करती हैं, आपके पास जितना भी परचेज किया हुआ सामान रखा है उसको क्लोजिंग स्टॉक में ट्रांसफर कर देती हैं। ये काम आप हर बार करती हैं, एक प्रोसीजरल फॉर्मेट में हर बार आप ये चीज करती हैं, हर साल, ठीक है। अगर ऐसा है तो आप क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट कर सकती है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, कई बिजनेसेस में क्लोजिंग स्टॉक बनाना लोग भूल ही जाते हैं, क्योंकि यूज तो होता ही नहीं जाता, परचेज परचेज से काम चल रहा है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक को मेंटेन करना भूल ही जाते हैं। ना क्लोजिंग स्टॉक का कोई जिक्र जर्नल में होता है, ना उसका कोई जिक्र लेजर में होता है, ना ही कोई जिक्र होता है ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक का इनमें से कहीं कोई जिक्र नहीं होता। तो ऐसे केस में हम क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्या एंट्री करते हैं, ऐसे केस में हम क्लोजिंग स्टॉक के लिए एंट्री करते हैं क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट। डेबिट तब भी किया जाएगा वो, क्योंकि स्टॉक है, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो डेबिट किया जाएगा। और क्रेडिट किया जाता है उस सिचुएशन में ट्रेडिंग अकाउंट को, ठीक है। आप समझ गए ये बात। ट्रेडिंग अकाउंट को क्यों किया जाता है क्रेडिट? ट्रेडिंग अकाउंट को इसलिए क्रेडिट किया जाता है क्योंकि आप फाइनल अकाउंट्स में सीखेंगी कि क्लोजिंग स्टॉक जो होता है ना ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आता है। अब असल में होता क्या है कि आपने ना जर्नल में ये कब करना पड़ता है, तब ना आपने जर्नल में क्लोजिंग स्टॉक को मेंटेन किया, ना लेजर में, ना ट्रायल बैलेंस में, तो कहीं मेंटेन ही नहीं किया क्लोजिंग स्टॉक को। इस वजह से समस्या क्या आती है, ट्रायल क्लोजिंग स्टॉक का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है, ठीक है। इसलिए उस ट्रायल बैलेंस के बाद नेक्स्ट चीज क्या बनती है, फाइनल अकाउंट्स बनता है ना। और फाइनल अकाउंट्स में सबसे पहला अकाउंट कौन सा बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक को फिर ट्रेडिंग अकाउंट के साथ एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। क्लियर है। तो वहाँ पे जाने कि
क्या मतलब कैसे पहचाने कि कहाँ पे कौन सी वाली एंट्री करनी है क्लोजिंग स्टॉक की? आप यहाँ पे जर्नल प्रॉपर में दोनों में से कोई भी एंट्री कर दो सही होगी, ठीक है। दोनों में से कोई भी एंट्री कर दोगे सही होगी। ये जो डिस्टिंक्शन करना होगा ना, ये फाइनल अकाउंट्स में करना होगा। फाइनल अकाउंट्स में किस तरीके से डिस्टिंक्शन किया जाएगा इस चीज का, वो हम फाइनल अकाउंट्स में देखेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पे ये वाली एंट्री किसके लिए, जब आपने परचेज को एडजस्ट कर रखा हो, यानी एडजस्टेड परचेज के केस में ये एंट्री है। मतलब क्लोजिंग स्टॉक को माइनस किया होगा परचेज से? नहीं, क्लोजिंग स्टॉक को आपने मेंटेन करके रखा है, जर्नल में, लेजर में, ट्रायल बैलेंस में मेंटेन करके रखा है, तब आप ये एंट्री कर रही हो, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू परचेज अकाउंट, यानी ठीक है। हर बार हम उसको परचेज के साथ एडजस्ट करते हुए चलते हैं, ठीक है। एडजस्टेड परचेज का मतलब जानना चाहोगे तो एक्यूरेटली इसका मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से रिलेटेड, वो फाइनल अकाउंट्स में सीखेंगे, ठीक है। अभी इतना डीप नहीं जाते, अभी आप ये रखो कि जो क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है, अगर आप उसको जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस में मेंटेन करते हुए चल रही हो, सिस्टमैटिकली मेंटेन करते हुए चल रही हो, तो आप एंट्री क्या करोगी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट, ठीक है। लेकिन अगर उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है, नो मेंटेनेंस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, ना ही जर्नल में, ना ही ट्रायल बैलेंस में, ना ही लेजर में, तब आप एंट्री क्या करोगी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। हाँ, फिलहाल ये कॉन्सेप्ट अभी भी खत्म नहीं हुआ है, ये बात आपको याद रखनी है, फाइनल अकाउंट्स तक याद रखनी होगी, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स में फिर से इसका रिवीजन करवाएंगे और उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि फाइनल अकाउंट जो चैप्टर है उसके अंदर लगभग 20 से 22 एडजस्टमेंट्स होती हैं, 20 से लेकर 22 तक की एडजस्टमेंट्स होती हैं सॉल्व करने को, और उसमें से सबसे पहली एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक पे ही है, तो क्लोजिंग स्टॉक का पूरा फॉर्मेट वहीं पे पढ़ना पड़ेगा, और और वहां पे ही पढ़ना इसको ज्यादा सही है, क्योंकि तब आप पूरा प्रोसेस समझ चुकी होंगी जर्नल से लेकर फाइनल अकाउंट्स का, ठीक है। तो अभी इतना समझ लो, ठीक है, कि दो एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक की और किस सिचुएशन पे कौन सी एंट्री होती है वो समझ लो, ठीक है। बाकी एडजस्टेड परचेज क्या चीज है, ठीक है, परचेज के साथ ये एडजस्ट किस तरीके से होता है क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट में किस तरीके से दिखाया जाता है, और कुछ सिचुएशन में ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया नहीं जाता क्लोजिंग स्टॉक, मतलब पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट से क्लोजिंग स्टॉक ही गायब है, ऐसा भी होता है। तो ये सब चीजें क्या होती है, क्लोजिंग स्टॉक की पूरी जो कथा है वो समाप्त होगी फाइनल अकाउंट्स में, ठीक है। और हाँ, ओपनिंग स्टॉक इसमें देखेंगे। ओपनिंग स्टॉक भी वहीं पे देखेंगे मैम, ओपनिंग स्टॉक की भी कहानी वहीं देखेंगे, ठीक। असल में ओपनिंग स्टॉक कुछ है ही नहीं, जो साल के 31 मार्च को जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है ना, वही तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बनेगा, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक बनाने के लिए यही एंट्री होती है, सिंपल सी, ओपनिंग स्टॉक को डेबिट कर दो, क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट कर दो, ओपनिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, यानी 1 अप्रैल को जब नया ओपनिंग स्टॉक आएगा, असल में 31 मार्च को जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है वही तो 1 अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक बनेगा, तो 1 अप्रैल को आप एंट्री कर करोगे, ओपनिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट, ठीक है। और जो भी उस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू रही होगी उसी से एंट्री होगी। चलो अब लास्ट क्या है, डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 8,000 रुपए, ये आप जानती हो क्या होता है, डेप्रिसिएशन एक लॉस है, लॉस बढ़ रहा है तो डेबिट कर लो, और उस लॉस की वजह से फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है तो इसको क्रेडिट कर दो टू फर्नीचर अकाउंट, 8,000 रुपए, ठीक है। तो ये रहा आपका 11वां क्वेश्चन हमने सॉल्व